अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। स्टोरी जवाब बाय शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी। साइमा भाभी किचन में ही थी जब ही खटर खटर की आवाज़ें आ रही थी और तड़के की खुशबू सर फिरी मोहब्बत की तरह हर तरफ आज़ादाना चकराती फिर रही थी। ये खुशबू है ना, ये जो खुशबू है ना, क्या शय है, ना किसी के कहे में आती है ना समझाने में। और दाल की खुशबू हो तो मेके की याद दिलाती है, जायका मुंह में घुलता है। दाल का किसी से क्या मुकाबला। मूंग की दाल और भाभी दाल पका रही थी और मायरा दाल की दीवानी थी। दोनों देवरानी जेठानी का खाना पकाना अपना अपना था। सास अल्लाह बख्शे शादी के दूसरे साल ही अगले जहां सुधारी और जाते जाते इन्हें अपने अपने कमरों की चाबियां और किचन अलहदा करके दे गई ताकि रोज़ रोज़ का झगड़ा ना हो। इन्हें लड़ाई झगड़ा कभी पसंद ना रहा था। बात औरतों से शुरू होती है और मर्दों के गिरबानों तक जा पहुंचती है। ऐसे में उन्होंने सबक यही सीखा था कि जहाँ से पका हुआ मिले खा लो और ना मिले तो पका लो। सच में बड़ी ही भले मांस खातून थी। मायरा को छोटे अब्बास के लिए पसंद किया तो ना तो कोई इजाफी फरमाइश की और ना सुगड़ापे की लंबी फहरिस्त मांगी। जो है जहाँ है अच्छा है। अब्बास इनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था और लाडले बेटे का घर बसाना इनका बड़ा ख्वाब था। जो कुछ भी जमा जत्था था खर्च करके मायरा को ले आई। मायरा 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाइयों ने इसके नाज भी उठाए और अम्मा ने इसकी तरबियत भी अच्छी की। तब ही वो हर फन में ताक थी और कुछ अम्मी की ख़राब तबीयत से इसे खूब सुगड़ बना दिया था। और जहेज़ में बीए की डिग्री और सोने जैसे दिल के साथ साथ अम्मी ने बहुत सा जेवर, अच्छे महंगे कपड़े और फर्नीचर भी दिया था। जब पहली बार मायरा ने मीठे में हाथ डाला गोया सबकी आंखें खुल गईं। बड़ी साइमा भाभी के मियाँ अयाज ने तो खूब वाह की, मगर अकलौती नंद अस्मा आपा ने, जो मुस्तकिल कनाडा रहती थी, उन्होंने 5,000 का नोट निकाल लिया और माथा चूम के बतौर इनाम हवाले किया था। अब्बास की अम्मी को भी खीर बेहद पसंद आई थी। सबकी मुतफ़क्का राय थी कि बहू बाजार के डिब्बों पे गुजारा करने वाली नहीं थी, बल्कि वो तो हाथ और जायका दोनों का इस्तेमाल जानती थी। अस्मा आपा की मोहब्बत ने जहाँ मायरा को इनका गर्विदा बना दिया था, वहीं किसी के मुंह पर भी 12 बज गए थे। ये साइमा भाभी थी जिनके शर से अम्मा भी महफूज न थी। हालांकि घर में इनकी मुदाखलत ना होने के बराबर थी, फिर भी मगर मायरा ने तो यहाँ सबको खुश रखना। ये साइमा भाभी थी जिनके शर से अम्मा भी महफूज, हालांकि घर में इनकी मुदाखलत ना होने के बराबर थी, फिर भी मगर मायरा ने तो यहाँ सबको खुश रखना था और ख़ुद भी खुश रहना था अपने मियाँ अब्बास के साथ। मगर दुनिया में सारे ख्वाब पूरे होते कहाँ हैं। सास साबिरा खातून अगर सब्र शुक्र वाली थी तो साइमा इसकी जेठानी बला की हासिद। वो कुछ सीखने के बजाय सबको नीचा दिखाने में लगी रहती थी। अगर मायरा ने पराठे बनाए हैं तो वो पराठे बेल लेती, अगर साग तो साग पका लिया, चिकन है तो चिकन। इसको तो लगता है कि अपनी कोई मर्ज़ी कभी थी ही नहीं। इसके बैठने उठने तक का अंदाज़ मायरा जैसा था। मायरा कर दीनी मैं आपे मायरा हुई। मायरा देख कर हक्का बक्का रह जाती, इन्हें क्या गया है। सास अम्मा को मालूम था कि साइमा हर कदम पर मायरा को हराने और झुका लेने पे बाज़िद थी। उन्होंने किसी भी किस्म के झगड़े से बचने की खातिर बेटों से कहा कि अपना किचन अलहदा कर लो, क्योंकि इन्हें अपने अपने घरों में अपनी ज़िंदगी में पकाता देखकर मरना चाहती थी। और अम्मा वाकई मर गई। 6 महीने मायरा इनके साथ रही, वो इसकी ढाल बनी रही। वो वाकई समझदार खातून थी। साइमा भाभी की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, मायरा को नीचा दिखाना। मगर मायरा ने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो इनके साथ बना कर रखने की कोशिश करती, इनके बुरे सलूक को बर्दाश्त करती आई, इनके हर काम में मदद करवा लिया करती। तो कभी इनके बच्चों को पढ़ा देते, मगर इनकी आंखों पर हसद की पट्टी ऐसी कस के बांधी कि वो आगे पीछे देखने सोचने से यकसर महरूम हो चुकी। लेकिन मायरा ने इनके काम आना नहीं छोड़ा और फिर भी इनके पास आती रही, इनसे गपशप की कोशिश जारी रखी, इनके बिगड़े मूड के जवाब में मुस्कुराती रही। कभी धनिया के पत्ते अलग किए तो कभी रायता बना के फ्रिज में रखा। अच्छा खाना पकाने के गुर से खूब वाकिफ़ थी और किचन से मुतालिक टिप्स भी समझती थी। सब इन्हें बताती
सब इन्हें बताते ज़रूर थे। अब्बास इससे बहुत खुश रहते थे। कभी लॉन्ग ड्राइव पर बाहर डिनर, कभी लंच या फिर छत पर रात गए टहलना। ज़िंदगी के सारे दिन बहुत खूबसूरत थे, कहीं कोई मुसीबत नहीं थी। मुसीबत बस साइमा आपा थी, जिनका मूड हर वक्त बिगड़ा रहता था। इसी वजह से अयाज भाई भी इनसे नाला रहने लगे थे। ना कभी हंसती थी ना मुस्कुराती थी, बस हर वक्त लब भींचे गुस्से में रहती थी। अब बस वो मायरा की तारीफ बर्दाश्त ना कर पाई थी। और इसके बाद मायरा की हर किसी को गर्विदा बना लेने वाली आदत ने इन्हें और परेशान कर दिया था। अयाज भाई भी मायरा की तारीफ करते थे। मटन का कौरमा मायरा भाभी से अच्छा कोई नहीं बना सकता, और खीर तो बनाती ही मायरा भाभी हैं। सच कोई ढाबा होता ना, इनका तो बड़ा चलना था। मज़ा आ जाता है इनके हाथ का खाना खाकर। और इधर साइमा भाभी रहे से भी गई हैं। वो अंडा बनाने लगती तो अंडा इनके दिल की तरह जल के स्याह हो जाता। पुलाव बनाती तो भी बस जायका और सालन नीचे लग जाता। कच्चा या फिर हलवा हुए चावल। ददसर था जो कभी गोली खाने से नहीं जाता था। वो खाना पकाने के दौरान भी मायरा को नीचा दिखाने में लगी रहती थी, और मायरा इन्हें अपनाने की कोशिश करती थी। अब वो इससे दूर जाने की कोशिश में रहने की वो खुद ही इनके किचन में भी चली आती। क्या बन रहा है, पतीलियों के ढक्कन उठा कर चेक करती। वाओ अमेजिंग स्वीट के नारे मारती जाती, मगर कोई इससे पूछता तक नहीं कि मायरा खाना खा लो, पका रखा है, बैठ जाओ। खुद ही आते चुप करके चली भी जाती है। आज भी ऐसे ही हुआ था। भाभी दाल पका रही हैं, हाँ मज़ेदार खुशबू आ रही है। वो ख्वामख्वाही दाल की तरफ देखने लगी, जैसे इसे बहुत मज़ेदार लगे। इसका मकसद इन्हें सराहना, इनका हौसला बढ़ाना था कि वो भी अच्छा खाना पकाती है। भाई कल तो मेरे चावल भी बैठ से गए थे। मुझसे भी कभी कभार चीज़ ख़राब हो जाती है। जायका का क्या, कभी कैसा होता तो कभी कैसा। वो बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छा होना बहुत बुरा भी होता है। तारीफ़ का नतीजा ये निकला कि सामा भाभी ने इसे खाने का पूछा तक नहीं। खुद उन्होंने रायते और पुदीने की चटनी जो इससे बनवाई थी इसके सामने बैठकर हज़म की, और मायरा खड़ी रही। पहले वो चली जाती थी, खाने के दौरान बैठती नहीं थी, मगर आज सामा भाभी ने ना सिर्फ इसकी बातें सुनी बल्कि इससे बोली भी, और हौसला पाकर वो भी रुक गई। मगर वो कितना बदल गई थी, सब सामने था। वो खुद भी दाल बहुत अच्छी पकाती थी, इसे पसंद भी थी, मगर इस बार साइमा भाभी ने किस कदर सख्त अंदाज में बोलकर जो दिल का हशर किया था, अब इसकी हद ख़त्म हो गई थी। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। इसे बहुत दुख पहुंचा था। इसके लिए इतना अच्छा होना ही काफ़ी था। वो बातें उसने दिल में दफन कर ली थी। अब्बास ने तो कभी इसे ऐसा नहीं कहा था। बस वो खुद ही बहुत हंसने बोलने वाली लड़की थी। यहाँ भी सबसे वैसे ही रहना चाहती थी, मगर ऐसा शायद यहाँ मुमकिन नहीं था। भाभी समझती थी कि इसे यूं ही ज़ेर किया जा सकता है। अब वो इस पे ये जुमले ताक के मारने लगी थी, मगर इसकी ताक में रहना फिर भी नहीं छोड़ा। वो ऐसे किसी मोर्चे की तलाश में रही जहाँ से कोई ऐसा निशाना लगाए कि वो मायरा का नाम और निशान मिटा सके। और अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया था। तो मतलब दाल का जवाब वो मेथी गोश्त से देने वाली थी। उसने बड़ी दिल जमी से मेथी के पत्ते अलग किए और चिकन डालकर बहुत मज़ेदार सालन पका लिया था। मेथी की खुशबू बिल्कुल दाल की तरह चकराने लगी थी, और चकरा कर साइमा भाभी को भी खींच लाई थी। इसके किचन तक वो भी दाल वाली तजवीर भूली नहीं थी। मौका था, और मौके से फ़ायदा उठाकर इन्हीं पर जवाबी वार किया था। क्या पकाया है? वो बिल्कुल इसी की तरह इसके पोर्शन में इसी के किचन में मौजूद थी, जैसे काफ़ी दिनों पहले वो सब भूल गई होंगे, मगर मायरा भूल नहीं पाई थी। बहुत खुशबू आ रही है मेथी की। वो खुशबू नाक के ज़रिए अंदर उतारते हुए बोली, और उधर मायरा ने पहला मेथी का पराठा उतारा और सीधा इनके आगे ला रखा। फिर रायता, ठंडे पानी की बोतल, चटनी और लस्सी का गिलास इनके आगे धरा। वो पहले दोनों पराठे खाकर सैर होकर उठी थी, और मायरा की मुस्कुराहट में इन्हें दाल वाला दिन भी याद आ गया था। उसने जवाब दिया था और खूब दिया था। इसके बाद ये हुआ बकौले शायर, वो दे जवाब इस तरह खुले गुलाब जिस तरह। खाना तो हमारी मायरा पकाती है, बस वो मीके पे लैंड लाइन पर बात कर रही थी। मायरा ने सुना, मायरा आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बिरयानी भी जैसे भी पकी है पक गई है। बस मायरा बहुत अच्छी लड़की है। इसके इर्द गिर्द खुशनुमा जुमलों की बहार आ गई थी। मायरा दिल जीतने के गुर से भी वाकिफ़ है। अब्बास की मोहब्बत के आसमान पर वो चमकी और हमेशा चमकती रही। सच है, किसी को जवाब दो तो ऐसा दो कि उम्र भर याद है, क्योंकि नफ़रत करने वालों के दिल बस मोहब्बत की, और सच्ची मोहब्बत के एक दस्तक के ही तो मुंतज़िर होते हैं। बस सिर्फ एक दस्तक के, और इसके जवाब ने ज़हनों के दर खोल दिए थे।